नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है। ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि जब तक मुद्दे नहीं सुलझते तब तक भारत के साथ व्यापार वार्ता संभव नहीं है। यह बयान ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया, जिसमें उन्होंने भारत पर 2 चरणों में कुल 50% टैरिफ लगाने की बात कही। 25% भारतीय उत्पादों पर सामान्य रूप से और अतिरिक्त 25% रूस से तेल खरीदने पर दंड स्वरूप। यह टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप प्रशासन ने भारत को टैरिफ का महाराज बताते हुए अपने इस कदम को उचित ठहराया है, जबकि भारत ने इसे अनुचित और अविवेकपूर्ण करार दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। पीएम मोदी ने भी संकेत दिया कि देश के किसानों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर रूस से संबंधों को लेकर 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद वैश्विक कूटनीति में नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत, चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका की एक तरफा नीतियों के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल्द ही चीन के तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने की खबरें हैं, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत दौरे पर आएंगे। 2020 के सीमा विवाद के बाद मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी। इस बीच RIC यानी रूस, भारत और चीन समूह को फिर से सक्रिय करने की चर्चा भी तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह त्रिकोणीय गठबंधन G7 और ब्रिक्स का व्यवहारिक विकल्प बन सकता है, लेकिन भारत को संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित चीन दौरे पर उठे सवालों के बीच भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में एक पत्रकार ने पूछा कि क्या अमेरिका को पीएम मोदी के 7 साल बाद संभावित चीन दौरे और ब्रिक्स देशों के टैरिफ विरोधी रुख से कोई चिंता है। इस पर प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका की बातचीत पहले की तरह जारी है और राष्ट्रपति ट्रंप व्यापार असंतुलन और रूस से तेल खरीद पर स्पष्ट रुख रखते हैं। हालांकि भारत सरकार ने मोदी के चीन दौरे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने कहा कि ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% अतिरिक्त टैरिफ वर्षों की साझेदारी को खतरे में डाल सकते हैं। उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों में लोकतांत्रिक मूल्यों और सम्मान से समाधान की वकालत की। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गजा पर नियंत्रण की नई योजना को लेकर देश के भीतर ही विरोध तेज हो गया है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वे पूरे गजा पर नियंत्रण चाहते हैं ताकि हमास को हटाकर क्षेत्र को आतंक से मुक्त किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस्राइल गजा पर शासन नहीं करना चाहता, बल्कि इसे किसी ऐसे नागरिक प्रशासन को सौंपना चाहता है जो हमास से जुड़ा ना हो। हालांकि इस्राएली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने इस योजना को एक जाल बताया। उनका कहना है कि गजा पर पूर्ण कब्जा करना एक ट्रैप में फंसने के समान है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि इससे बंधकों और सैनिकों की जान को खतरा बढ़ जाएगा। वहीं सर्वेक्षणों में सामने आया है कि अधिकतर इस्राएली नागरिक हमास से समझौते और युद्ध समाप्त करने के पक्ष में हैं, जबकि बंधक परिवार भी इसी रास्ते को एकमात्र समाधान मान रहे हैं। मॉस्को में 7 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीद को लेकर टैरिफ दोगुना करने की घोषणा के एक दिन बाद हुई। डोभाल और रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के बीच विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत रूस रणनीतिक साझेदारी की अहमियत को रेखांकित किया गया। डोभाल ने कहा कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं में भारत और रूस की विशेष साझेदारी की बड़ी भूमिका है। शोइगु ने भारत को समय की कसौटी पर खरा उतरा दोस्त बताते हुए रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना अपनी प्राथमिकता बताया। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की रक्षा और वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ दिए गए आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में असंतोष गहराता जा रहा है। हाई कोर्ट के कम से कम 13 जजों ने मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली को पत्र लिखकर फुल कोर्ट बैठक बुलाने की मांग की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 4 अगस्त को जस्टिस प्रशांत को आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने और उन्हें केवल डिवीजन बेंच में बैठाने का निर्देश दिया था।
जस्टिस अरिंदम सिन्हा ने इस आदेश को एक तरफा बताते हुए विरोध जताया और फुल कोर्ट से इसका पालन न करने का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी इस फैसले को लेकर मतभेद हैं। मामला MS शिखर केमिकल्स की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें जस्टिस प्रशांत ने क्रिमिनल कार्यवाही को उचित ठहराया था। इसलिए अब उन्हें क्रिमिनल मामलों से हटाकर अन्य मामलों के लिए नई बेंच में शामिल किया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या ने सनसनी मचा दी है। घटना 7 अगस्त की रात करीब 11 बजे हुई, जब स्कूटी पार्किंग को लेकर हुए मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक आसिफ ने कुछ लोगों से घर के गेट के सामने स्कूटर न लगाने को कहा, जिस पर बहस शुरू हो गई। बहस के दौरान आरोपियों ने आसिफ पर नुकीली चीज से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और जांच के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है कि तिब्बत में यारलुंग तसांगपो नदी, जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, के निचले हिस्से पर चीन द्वारा एक विशाल बांध परियोजना के निर्माण की खबरों पर भारत ने संज्ञान लिया है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 7 अगस्त को एक लिखित उत्तर में बताया कि यह परियोजना पहली बार 1986 में सार्वजनिक की गई थी और तब से चीन में इसकी तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए है और विभिन्न राजनयिक चैनलों के जरिए अपनी चिंताओं को चीन के समक्ष उठाती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डाल सकती है, जिससे पूर्वोत्तर भारत की जल सुरक्षा पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.